Hello everyone, welcome to Amar Sir's English classes. Hope you all are fit and fine. So students, today we are going to continue with our topic present indefinite tense. Present indefinite tense जिसके बारे में हम इससे पहले वाले एपिसोड में भी उसके बारे में कुछ जानकारी हमने प्राप्त की थी। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एक प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसके वाक्य किस प्रकार फॉर्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है, तो देखिए इसकी जो फॉर्मेशन है, इट्स फॉर्मेशन जो सबसे पहली बात होती है वो ये होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज नॉट यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब एफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, बट it is used in negative, interrogative as well as interrogative। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि आपने प्रीवियस एपिसोड में जाना था और यू ऑल नो वेरी वेल दैट हेल्पिंग वर्ब आर डू एज वेल एज डज। तो डू और डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं करेंगे, यानी सकारात्मक वाक्य में नहीं करेंगे, लेकिन इनका प्रयोग कहां कहां होगा? नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात आती है मेन वर्ब की। नाउ मेन वर्ब विल बी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जनरली इसमें होता है। But in the sentences where third person singular we will use V1 plus S या ES। मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम क्या ऐड कर देंगे? S या ES। अब बात यह है कि ES जो है वो कब लगाई जाती है? देखिए जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड्स विथ O, SS, CH, SH या फिर X, तब हम ES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ES के लिए ये एक बात हमें दिमाग में रखनी है। आगे बढ़े तो यदि किसी इफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड्स विथ Y, जैसे मान लीजिए वाक्य के अंत में किसी वर्ब के अंत में Y आता है, there is a consonant before it, then we will replace Y with IES, यानी Y हटा करके हम क्या लगा देंगे? IES लगा देंगे। तो यहां तक इसके बेसिक्स की बात थी, यानी इस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन में हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इन चारों के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फॉर्मेशंस के बाद में हम कहाँ गए? स्ट्रक्चर्स पे आ गए। स्ट्रक्चर्स या फिर इसे फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं, एक सूत्र भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले एफर्मेटिव वाक्य का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एफर्मेटिव में जैसा कि हमने फॉर्मेशन में सीखा, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आती नहीं है क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर क्या आएगा?
V1 प्लस S या फिर ES और अंत में क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया एफर्मेटिव वाक्य का। अब नेगेटिव यदि बनाना है तो देखिए नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो इसमें हम डू या डज, ठीक है, डू या डज लेंगे, या तो डू या फिर डज। तो जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर है वहां पे हम क्या लेंगे, डज, और अदर सब्जेक्ट्स के लिए हम ले लेंगे डू। नॉट नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आनी है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव यदि हम बनाना चाह रहे हैं तो डू डज प्लस सब्जेक्ट को ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट, बस मेन वर्ब से पहले अपने को क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ताकि ये क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यदि कभी क्वेश्चन हमें WH वर्ड से यदि लिखना होता है तो WH वर्ड की जो पोजीशन होती है वो यहां पे होती है, यानी कि डू डज से पहले। तो यहां पे हम WH वर्ड को इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। आगे इन पर मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि ये और भी क्लियर हो जाए। अब देखिए पहला जो हमने स्ट्रक्चर लिया उसके अनुसार जैसे मैंने लिखा, एक सब्जेक्ट लिया है आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब क्या आनी है, फर्स्ट फॉर्म में आनी है, तो आई प्ले, ठीक है। V1 प्लस एस का रोल नहीं है, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे मान लीजिए क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये वाक्य पूर्ण है। अब यही बात यदि मान लीजिए वह क्रिकेट खेलता है, मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा इस वाक्य को, ही प्लेज, क्योंकि ही जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमने क्या सीखा, V1 प्लस एस, तो क्या बन जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट। आई होप दैट ये समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़े, यदि नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में जैसे इन्हीं वाक्यों को हम ले लें तो आई, अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ में अपन क्या ले लेंगे, डू, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, प्ले, और क्या जाएगा, क्रिकेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बन गया। इसका नेगेटिव बनाते हैं, ही, अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव यदि बनाना चाह रहे हैं तो डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। इसी वाक्य को बनाना चाहें तो डज ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, इसी प्रकार ये बन जाएगा डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन के बेसिस पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल को लेके देखा। अब आगे हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो कहां कहां काम में ली जाती है, या किन वाक्यों में उसको हम जनरली पाते हैं। तो देखिए जैसा कि हिंदी के संरचना को देखें तो जिन वाक्यों में करता हूं, करती हूं, करते हैं, ता, ती, ते का बोध हो, हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, तो ये जो वाक्य हैं जिनमें अंत में ता या ती या ते का बोध होता है, उन वाक्यों को हम इसमें लेते हैं। इसके साथ साथ जो इसके यूजेस हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो क्या होती है कि आदतन जो भी कार्य होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस जो भी होते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। अब देखें सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस में ये प्रयोग में ली जाती है। हैबिचुअल एक्शंस आदतन कार्य, यानी जो डेली की हमारी आदतें होती हैं, आदतों के कारण, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, कोई घूमता है, कोई जाता है, तो ये जो वाक्य हैं ये कहीं ना कहीं क्या बता रहे हैं, हैबिट्स को शो करते हैं। तो हैबिचुअल एक्शंस के लिए जनरली हमें कुछ एडवर्बियल्स हैं जिनको याद करना होगा, जो टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं या टाइम को बताते हैं।
अब ये एडवर्बियल्स जो हैं उनको याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। अक्सर उनकी शिकायतें होती हैं कि सर इतने सारे एडवर्बियल्स कैसे याद करें। तो उन बच्चों को अक्सर यही मैं कहूँगा, उन बच्चों के लिए खास मैं कहना चाहूँगा कि आप उनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं उन एडवर्ब्स को, क्योंकि इनके बेसिस पे बड़ा ईजी होता है एग्जामिनेशन में अपने आंसर को पुट करना। यानी कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, नॉट ओनली इन द बोर्ड एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन द कॉम्पिटिशन लेवल पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एडवर्बियल्स जनरली होते क्या क्या हैं, देखिए उसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक आपको दे रहा हूं, उस ट्रिक से आप बड़ी इजीली इनको याद कर पाओगे। वो ट्रिक क्या है, ये बस आपको याद करना है, और इसे याद कर लिया तो समझ लो कि आपने एडवर्बियल्स याद कर लिए। अब देखो, S stands for seldom, D stands for daily, M stands for most commonly, G stands for generally, A stands for always, F stands for frequently, U stands for usually, R stands for rarely, S stands for sometimes, N stands for never, and again N, normally. Okay, normally. Then O stands for occasionally, and finally R stands for regularly. इसके साथ साथ हमें ध्यान क्या रखना है, जब इसका डिनोट हो, जैसे मान लीजिए ईच या फिर एवरी के साथ साथ कोई टाइम हमें दिया गया हो किसी वाक्य में, जैसे ईच डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, इस प्रकार से अगर कोई वाक्य की संरचना हमें दिखाई दे तो इन शब्दों को देखते ही हम पहचान लेंगे कि वो वाक्य किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। इसके साथ साथ में जैसे ऑन प्लस डेज नेम, जैसे मान लीजिए ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, तो डेज नेम यदि आ रहा हो तो इस पर भी बेस्ड क्या होंगे सेंटेंसेस, प्रेजेंट सिंपल में होंगे। आगे बढ़े, इसके साथ साथ में इन द, मान लीजिए इवनिंग है, मॉर्निंग है, ठीक है, इन द आफ्टरनून है, तो ये जो है इसमें भी आप ये समझने के लिए पर्याप्त है कि ये चीजें जहां दिखाई दे जाए सेंटेंस में तो तुरंत हमें समझ लेना चाहिए कि वो सेंटेंस किस में दिया गया है, प्रेजेंट सिंपल में दिया गया है। अब इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अब देखिए एग्जांपल्स, जैसे शी यूजुअली अब देखिए जैसे शी यूजुअली डैश कम लेट। जनरली ऐसे सेंटेंसेस में बच्चों के रिप्लाई होते हैं कि सर इसमें तो V1 प्लस ING ले लें तो क्या दिक्कत है, इसमें पास्ट में ले लें तो क्या प्रॉब्लम है। तो जनरली ये सेंटेंस में अभी हमने देखा कि ये एडवर्बियल है, ये किस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के एडवर्बियल्स में आता है। तो सिंपल सी बात है कि ये सेंटेंस किस में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो गया। तो व्हाट वी विल डू, शी यूजुअली, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमने क्या यूज किया था, V1 प्लस SES। अब ये क्या है, कम, तो कम में ई पे एंड होता है, ठीक है, तो यहां पर हमें ES का तो कोई रोल है नहीं, तो इसमें हम सीधा क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES, तो S इसमें हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कम्स, ठीक है। इसी प्रकार ही ऑफन इस वाक्य में भी आप देख लीजिए, ही ऑफन गो टू द मार्केट, तो ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो इसका क्या हो जाएगा, गोज। इसी पर वाक्य देखें, आई ऑलवेज बनाना शेक इन द मॉर्निंग। तो इसमें भी आप देखें आई के साथ में ऑलवेज आ रहा है, तो ऑलवेज ये भी एक एडवर्बियल है,
तो इसमें भी जनरली हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसमें V1 आएगा तो क्या जाएगा, आई ऑलवेज ड्रिंक बनाना शेक इन द मॉर्निंग। आगे देखते हैं कि इसमें और कौन से वाक्य होते हैं। तो हैबिचुअल एक्शंस के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो पार्ट है वो है जनरल ट्रुथ। अब जनरल ट्रुथ में एग्जांपल देख लेते हैं। सामान्य सत्य बातें, या इसको यूं कहें कि ये कहीं भी आप देखेंगे वहीं आप इस चीज को पाएंगे। द सन राइज इन द ईस्ट, इसमें तो हो जाएगा राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी आर गोइंग टू फाइंड के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन किन प्रकार के वाक्यों से हम जज कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से वो यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो इन एग्जांपल से हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, द मुस्लिम बरीज देयर डेड। तो यहाँ पर एक परंपरा को दिखाया जा रहा है, तो इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो द कस्टम्स। कस्टम्स को शो करने के लिए, जैसा कि इस एग्जांपल से बहुत ही क्लियर हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके डेड बॉडीज को वो क्या करते हैं, बरी करते हैं, यानी दफन करते हैं। तो ये एक कस्टम को शो करता है, एक रीति रिवाज को शो करता है। आई गो आउट फॉर ए वॉक डेली, यानी कि मैं रोज सैर के लिए जाता हूं, रोज। तो डेली, डेली जो आ रहा है वो किसको दिखा रहा है, उनकी रेगुलर हैबिट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे इसको, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। इसके बाद दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। इसमें भी देखिए दिल्ली कहाँ स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ ये चीज क्या शो कर रही है, परमानेंट स्टेट, परमानेंट स्टेट। तो देखिए सारी चीजें इसमें क्लियर होती जाएंगी। दिस रोड लीड्स टू जयपुर, ये भी एक परमानेंट स्टेट है, परमानेंट स्टेट है, या इसे हम जनरल ट्रुथ भी कह सकते हैं, जनरल ट्रुथ। आई लिव एट, दिस इज मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट को शो करने के लिए। आर सीएम विजिट्स आर सिटी टुमारो। अब यहाँ पे देखिए विजिट्स का प्रयोग हुआ है, तो ये एक तरीके से प्रेजेंट सिंपल का ही है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर को शो कर रहा है, यानी समय जो है वो कब का है, फ्यूचर का है। टेंस तो प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन समय कब का है, फ्यूचर का है। तो ये नियर फ्यूचर भी शो करता है, नियर फ्यूचर को शो करने के लिए। ओके, देन कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब देखिए यह एक तरीके से जो कोटेशंस होते हैं, इडियम्स होते हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए जनरली हम सेज के साथ में, यानी कि कीट्स कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। वी कैन से दैट नरेटिंग दोज इडियम्स और द कोटेशंस वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल। देन सी हाउ इट रेन्स। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के वह वाक्य जिनमें सी से कोई वाक्य शुरू होता हो, जैसा कि ये है। इसके अलावा भी इसमें 2-3 कंडीशन है, सी हो या हियर हो या देयर हो, इनसे शुरुआत हो। जैसे सी हाउ इट रेन्स, या हियर ही गोस, या फिर देयर शी कम्स, ठीक है। तो ये इसमें से देखने वाली बात क्या है, सी हो, हियर हो, देयर हो, इनसे शुरू होने वाले जो भी वाक्य होते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो किससे शुरू होते हो, सी, हियर या देयर से, ठीक। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करते हो, यदि यानी इफ से शुरू होने वाले, तो एक कंडीशनल क्लॉज है। तो इफ, यदि इफ के साथ शुरू होने वाले कोई कंडीशनल क्लॉज हो जिसमें फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल का प्रिंसिपल क्लॉज दिया हो, तो उन सेंटेंसेस को भी हम इसमें कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट, डोंट प्लक फ्लावर्स। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंपीरेटिव सेंटेंसेस। इंपीरेटिव सेंटेंसेस के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इंपीरेटिव सेंटेंस में भी जनरली प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। फाइनली, बीजेपी विंस इन गुजरात। बीजेपी गुजरात में जीती, या बीजेपी की गुजरात में जीत। तो यह जो बात है यह क्या है, एक न्यूज है। तो न्यूज पेपर हेडलाइंस के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हियर वी हैव कंक्लूडेड द प्रेजेंट सिंपल पार्ट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। आशा करता हूं कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड
With this, we conclude our today's telecast. In the next episode, we'll do the next tense, that is present continuous tense. Till then, goodbye. Thank you.